जय कामगार जय संविधान। अशोक ज्ञानी जी साहब नमस्कार। नमस्कार। जय कामगार जय संविधान। सर, मैं कल आपकी एक वीडियो देख रहा था यूट्यूब के माध्यम से, जो आपने जंतर मंतर पर रैली के रूप में कुछ वहाँ पर लोग थे जिनके बीच में आप उनको संबोधन कर रहे थे कि भाई ये जो आप कह रहे थे कि जी के चुनाव के समय ये एनडीए और जो भी हैं ये ग्रुप हैं, इन ग्रुपों के जब इलेक्शन होते हैं, चुनाव का समय जब आता है तो इनका रास्ता छोड़ करके मजदूर लोग अपने घरों में क्यों बैठ जाते हैं। ये बात मैं आपकी समझा नहीं, कुछ ज़रा विस्तार से समझाएं कि कहना क्या चाहते हैं आप इस विषय पर। जी देखिए, कल बहुत सारे मजदूर देश के अलग अलग इलाकों से आए थे जंतर मंतर पे, और वो अपनी बात कहने आए थे यहाँ पे कि जी निजीकरण के विरुद्ध बोल रहे थे। कुछ विद्युत कर्मचारी थे, इलेक्ट्रिसिटी के थे, और भी वर्कर थे, ठेकेदारी के खिलाफ बोल रहे थे कि ठेकेदारी खत्म करो, जो हम भी बोलते हैं, हमारे मकसद है ठेकेदारी मुक्त भारत अभियान। जी, तो मैं उनको ये कह रहा था भाषण देते हुए, देखो हमारी तकलीफ का कारण कहीं ना कहीं हमारी नासमझी, राजनीतिक नासमझी भी हो सकती है जी, और है ही, हो नहीं सकती है। क्योंकि मैं कह रहा था कि जब एनडीए जब चुनाव होता है, और मैं अपने यूनियन के नेताओं को भी कह रहा था कि भाई देखो, पूरे साल भर या पूरे समय तो हम लोग चुनाव आप लड़ते हैं, हम मजदूर की लड़ाई को, उसके हक की लड़ाई को, उसकी नौकरी बचाने की, उसका वेतन की, बोनस की, सारी चीजों की, और हम सामाजिक स्तर पे भी काम करते हैं। लेकिन जब चुनाव आता है तो फिर हम अपने उन मुद्दों को भूल करके, ये जो दो खेमे बने हुए हैं, एक बीजेपी के नेतृत्व में एक गठबंधन बन गया है जिसको एनडीए कहते हैं जी, और एक कांग्रेस के नेतृत्व में एक गठबंधन बन गया जिसको इंडिया आजकल बोल रहे हैं जी। तो इन्हीं दोनों गठबंधनों के को चुनाव में यही दोनों लड़ते हैं आपस में, और मजदूर जो शोषित है, पीड़ित है, और वो अपने घर बैठ जाता है, इनको राजनीतिक चुनौती नहीं देता। घर बैठने का मतलब है कि वोट इन्हीं में से किसी एक को देता है। जी जी। अगर अगर कांग्रेस से दुखी तो इस बीजेपी को, बीजेपी से दुखी तो कांग्रेस को, और यही दोनों कारण है तकलीफ का इस देश के मजदूरों का। मैं ये कहना चाहता हूँ। अच्छा, समय कम था लेकिन बहुत सारे लोग समझ गए, लेकिन मैं इसको और विस्तार से बताऊंगा कि आज इन्होंने ये कर दिया कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों पॉलिटिकल बड़ी पार्टियां जो कि वर्षों से देश पे काम कर रही हैं, और 1992 में जो नीतियां आई थी निजीकरण की और ठेकेदारी की, कांग्रेस के समय उसमें कांग्रेस की सरकार लेके आई थी। जी, और उसके बाद जब एनडीए की सरकार बनी, अटल बिहारी वाजपेयी साहब के साथ, उसमें 1997 में पहली सरकार बनी, उसके बाद वो 13 दिन 13 महीने और 4 साल के ऊपर रही, पूरा कार्यकाल किया। तो उसने भी उन्हीं नीतियों को आगे बढ़ाया, निजीकरण किया, सरकारी संस्थान बेचे और ठेकेदारी की जी। और उसके बाद मनमोहन सिंह सरकार आई फिर से कांग्रेस की 2004 में, और वो 2014 तक रही, उसने भी उन्हीं नीतियों को आगे बढ़ाया। तो मैं उनको कह रहा था कि भाई ये दोनों पार्टियां एक ही हैं, ये दोनों इस देश के ठेकेदारों की, और जो धनाढ्य सेठ हैं, कारखाना मालिक, उद्योगपति, उनसे पैसा लेते हैं ये। अच्छा, तभी तो चुनाव लड़ते हैं इतने महंगे महंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खर्चा। अभी जो इलेक्ट्रल रोल का वो आया था, इलेक्ट्रल उसका बॉन्ड का, आपने देखा होगा, हल्ला मचा था, बिल्कुल, बहुत कोर्ट ने बैन किया। जो भारतीय जनता पार्टी है उसको मिले 6000 करोड़ से ज्यादा चंदा, बताओ, और कांग्रेस जो दूसरी बड़ी पार्टी है, विपक्षी है, उसको मिले 1400 करोड़, बहुत ज्यादा बड़ी रकम। अब ये कॉर्पोरेट वाले, फैक्ट्री मार्केट और ये कारखाने मालिक और ये दुकानदार और ये ठेकेदार जब इन पार्टियों को पैसा दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं? पागल है क्या? के पीछे कोई तो कारण है। उनके कारण यही है कि मजदूरों का शोषण कर दें तो हमें, अच्छा, हमें इनको पक्के मत करने ना करें हम तो आप मत बोलो, हम इनको बोनस ना दें तो मत बोलो, हम ठेकेदार ला के इनके ऊपर बिठा दें जो इनका खून चूसे, 12-12 घंटे काम कराए, जो इनको छुट्टी ना दे, जो इनको इंसान भी ना समझे, और दूसरा इनके पहनताने को भी लूटे। तो ऐसे कमजोर कानून बना दो, इनके कड़क कानून करके, जो लेबर डिपार्टमेंट है, लेबर न्यायालय है, उनको कमजोर कर दो भाई। इसीलिए तो इस सरकार ने, मोदी जी ने
वो 4 लेबर कोड लेकर के आए। हाँ जी। भैया मजदूरों ने तो मांगे नहीं थे ना, बिल्कुल, वो किसने मांगे थे कानून? किसी ने नहीं मांगे। किसी ने नहीं मांगे, लेकिन इन पूंजीपतियों ने मांगे थे ना कि भाई हमें व्यवसाय करने के लिए जो कड़े कानून है पुराने, उनको खत्म करो। जबकि व्यवस्था इनके हाथ में थी। कांग्रेस के टाइम में भी लेबर डिपार्टमेंट बिल्कुल सुस्त था, अभी भी सुस्त था, लेकिन फिर भी कानून कड़े थे, इन्होंने वो कानूनों को खत्म करवाया। जी। तो इस देश में मैं ये भी कह रहा था कि संसद में पॉलिसी नीति बदली जाएंगी और संसद में हमारे जनप्रतिनिधि नहीं है, क्योंकि इन दोनों पार्टियों ने और इन दोनों गठबंधनों ने जितने भी सांसद हैं, 543 सांसदों में से कम 520 सांसद होंगे जो करोड़पति होंगे। अब जो करोड़पति है तो बिजनेसमैन है, वो बिजनेसमैन है पक्का। भाई नौकरी वाला तो करोड़पति हो नहीं सकता ना, नहीं हो सकता। और ये पार्टियां उनसे भी पैसा लेती हैं उसके टिकट देने के। तो जब वो खुद कल कारखाने मालिक हैं, ठेकेदार हैं, जो चुनाव लड़के प्रतिनिधि भेज रही है पार्टियां, तो फिर ये मजदूर की बात कैसे करेंगे? नहीं कर सकते तो। मजदूर के अधिकारों को बचाने की बात कैसे करेंगे? और जो हमारी यूनियन है, संगठन है, वो संगठन, हम लड़ाई तो लड़ते हैं मजदूर की जी, उनके वेतन भत्ते सारे जो मैंने बताया उनके डे टू डे के साथ खड़े होते हैं। लेकिन हम जब चुनाव आता है तो हम इन्हीं दोनों पूंजीपति पार्टियों को, जो पूंजीपतियों से पैसा लेकर के चुनाव लड़ते हैं, जो उन्हीं के प्रतिनिधि हैं, धनाढ्य लोगों को ये वहां टिकट दे करके संसद में भेजते हैं, तो हम उन्हीं में से हम चुनाव करके और उनका रास्ता मतलब छोड़ करके कि तुम ही संसद में जाओ, तुम ही सरकार बनाओ, हम घर बैठ जाते हैं। मैं ये उनको कह रहा था। अच्छा, ये कारण था आपका जो कहना चाह रहे थे अपने वीडियो में कल जो मैंने देखी। तो लेकिन जो ये, क्योंकि सरकार में मैं एक और बोलता हूँ, मैं वहाँ बोल रहा था मुंबई में कहीं जी कि वो जी इनको बदल दो, सरकार को, बीजेपी सरकार खराब है या मोदी खराब है। तो मैंने कहा भाई चेहरा बदलने से क्या होगा? वही बात तो भगत सिंह ने उस समय की थी आजादी के समय पे। बिल्कुल कि अगर गोरे अंग्रेज चले जाएंगे सत्ता में से, तो देसी भूरे अंग्रेज बैठ जाएंगे, ये भी शोषण करेंगे। तो बात तो वही हुई ना, सत्ता, उन्होंने कहा व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगा, भगत सिंह ने कहा। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि मोदी जी हो चाहे राहुल गांधी हो, चेहरे ही बदलेंगे, व्यवस्था नहीं बदलेगी, क्योंकि ये दोनों के दोनों वो उन्हीं धनाढ्य सेठों के प्रतिनिधि हैं। मजदूर 100 करोड़ से ज्यादा इस देश में मेहनत करते हैं, उनकी राजनीतिक चुनौती है ही नहीं देश के अंदर। अच्छा, 100 करोड़ उनकी कहाँ है मुझे बताओ। मैं उनको ये समझा रहा था कि भाई अपनी राजनीति भी कायम करो। 100 करोड़ से ज्यादा इस देश में मजदूर हैं भैया, अपनी वहां पर संसद में अपनी हस्तक्षेप करो, राजनीतिक हस्तक्षेप करो, इनको आसानी से मत जाने दो। थोड़ा सा अगर इनका रास्ता रोकोगे ना राजनीतिक रूप से, भले ही ये चुन के आ जाएं, लेकिन ये फिर तुम्हारे बारे में सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। क्योंकि राजनीति जब हम करते नहीं, उनको पता है, हमको पता है जंतर मंतर रामला मैदान में 2 लाख आदमी जमा हो जाएंगे ट्रेड यूनियन के बैनर पे या सामाजिक बैनर पे, थोड़ा हल्ला मचाएंगे, चले जाएंगे, क्योंकि इनको सत्ता की तो कुछ चिंता हुई नहीं ना। बिल्कुल। लेकिन जब आप चुनाव लड़ोगे, भले ही एक वोट ना मिले, मगर इनको डर बैठ जाएगा कि आज ही लड़ने शुरू हो गए तो 10 साल 20 साल बाद ये सत्ता तक भी पहुंच जाएंगे। तो फिर आपकी बात सुनी जाएगी राजनीतिक रूप से, फिर ये आपको देने को मजबूर हो जाएंगे। लेकिन अभी भी बहुत सारे जो मजदूरों के नेता हैं, जिनको मजदूरों ने एक पार्टी बना करके वोट दिया, जिताया, संसद में पहुंचाया, वो लोग क्यों नहीं इस बात पर चर्चा करते हैं संसद में? वही तो मैं कह रहा हूँ, वो आपके लोग हैं ही नहीं ना। तो जितनी भी पार्टियां, 2 गठबंधन देखो, अब आज की तारीख में देश में 2 पार्टी सिस्टम हो गया है, जो बहुत खतरनाक है। एक तरह से हो गए 2 गठबंधन, उन्हें सारी पार्टियों को छोटी मोटी, कुछ पार्टियों को एनडीए गठबंधन ने, बीजेपी ने अपने उसमें कर लिया। बॉस कौन है? बीजेपी। उधर बाकी जो इंडिया गठबंधन है उसमें किसने कर लिया? कांग्रेस ने। तो एक तरह से कांग्रेस और भाजपा ही हो गया। बिल्कुल। अब इसमें इस देश में 2 पार्टी सिस्टम हो गया है एक तरह से। अब क्योंकि अगर 30-40 पार्टी इधर है, 30-40 छोटी मोटी पार्टियां उधर है, कल को अगर इंडिया गठबंधन जीते तो प्रधानमंत्री किसका बनेगा? तो वो तो गठबंधन वालों का ही बनेगा। गठबंधन में किसका बनेगा? किस पार्टी? कांग्रेस का बनेगा। बड़ी पार्टी तो वही है। पार्टी हुई है। तो इसका मतलब जो चुनौती थी, जिसको कहते थे SC ST कहते थे, या जिसको OBC कहते थे, या जिसको जो अपने आप को मजदूर वर्ग की पार्टी कहने का दावा करते थे कि हम मजदूरों की पार्टी हैं, तो वो भी कांग्रेस के पीछे चले गए।
और कुछ जो दावा करते थे वो बीजेपी के पीछे चले गए, उनको सत्ता दिख रही है। तो इसीलिए जो मजदूरों की जो चुनौती है सीधे इस देश के अंदर आज है नहीं, राजनीतिक चुनौती नहीं है। जब तक आप अपनी राजनीतिक चुनौती इस देश में मजदूर नहीं खड़ा करेगा, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भी ये कहते थे, वो मजदूरों की लड़ाई लड़ते थे। मैं इस देश में सबसे बड़ा मजदूर नेता बाबा साहब को मैं भी आपसे यही सवाल पूछने वाला था कि भाई ये जो मजदूरों की लड़ाई चल रही है और बाबा साहब मजदूरों को लेकर के एक आंदोलन उन्होंने भी छेड़ा हुआ था इस देश के अंदर कि मजदूर ही इस देश के अंदर काम करता है, पूंजीपति तो नहीं करते, पूंजीपति तो अपनी कुर्सियों पर बैठे हैं, वो तो मजदूरों से ही काम कराते हैं, तभी देश तरक्की करता है। किसी भी देश की तरक्की के लिए मजदूर का मजदूरी का उसको मिलना चाहिए, ताकि वो अपना अच्छे से पालन पोषण कर सके, अपने बच्चों को पाल सके, भविष्य को अपना बना सके, तभी इस देश की तरक्की होती है। तो लेकिन मैंने यहाँ देखा कि गरीबों के साथ, मजदूरों के साथ तो अत्याचार हो रहे हैं, कानून बदले जा रहे हैं, उनके कानूनों से उनको सख्त इतने कानून बना दिए हैं कि वो तो जो भी, जैसे आपने पीछे वीडियो में बताया था कि जी 8 घंटे की जगह 12 घंटे हो गए हैं और आपको छुट्टी नहीं मिलेगी, इस प्रकार के कुछ कानून उन्होंने बना दिए। लेकिन बाबा साहब तो इनके खिलाफ थे, बाबा साहब तो लड़ते थे। तो वहाँ पे आपने बाबा साहब जी का भी नाम लिया था कि भाई इस विषय पर बाबा साहब ने एक मिशन तैयार किया था उसके लिए, लेकिन लोग समझते नहीं हैं इन बातों को। तो उसमें जरा आप प्रकाश डालिए कि क्या कहना चाहते थे बाबा साहब इस विषय पर। देखिए, बाबा साहब एक चौल में रह के मुंबई की इतनी डिग्रियां लेने के बाद भी चौल में रहते थे मजदूरों के बीच में, क्योंकि वहाँ मजदूर ही रहते थे। वो वहाँ की कपड़ा फैक्ट्री में मुंबई की काम करते थे, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में काम करते थे, साफ सफाई से लेकर के छोटे मोटे काम सब करते थे। बाबा साहब उनके बीच में रह के उनकी लड़ाई लड़ते थे, उनको समझाते थे, बताते थे। और इसीलिए बाबा साहब ने सबसे पहले अपनी राजनीतिक पार्टी बनाई 1936 में, इंडियन इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, ILP। अच्छा, ILP, हाँ, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। कौन से सन की बात है साहब? 1936 में। 1936 में बनाई। यस। और उस समय 1936 में चुनाव हुए देश में, और जिस समय कांग्रेस की टूटी बोल रही थी पूरे देश में, बाबा साहब की इस पार्टी ने मुंबई विधान परिषद की 17 में से 15 सीटें हराई कांग्रेस को, और ये जीती पार्टी, क्योंकि मजदूरों के लिए बाबा साहब काम कर रहे थे मुंबई में। 17 में से 15 सीटें जीती, हाहाकार मच गया देश। ये तो बहुत बड़ी बात हुई। जो एक क्रांतिकारी कांग्रेस किसी को नहीं जीतने दे रही थी वहां पर। 1936 की बात बता रहा हूँ, रिकॉर्ड। तब बाबा साहब जब लड़ते थे तो बाबा साहब ने कहा था मजदूरों को, देश के मजदूरों को कहा था कि मेहनत कशो, सिर्फ तुम अपने इसके वेतन भत्ते महंगाई इनकी, सिर्फ इनकी लड़ाई मत लड़ो, राजनीति की, राज सत्ता की भी लड़ाई लड़ो। ये बाबा साहब ने रिकॉर्डेड स्टेटमेंट कहा था इस देश के मेहनत कशों को, कि जब तक तुम राजनीति की तरफ नहीं सोचोगे तुम्हारा उत्थान नहीं होगा। हाँ, छोटी मोटी लड़ाई लड़के अपने वेतन भत्ते बढ़ोतरी प्रमोशन कर सकते हो, लेकिन व्यापक अगर इस देश के अंदर व्यापक व्यवस्था परिवर्तन करनी है, समानता के अधिकार लेने हैं, तो आपको राजनीतिक अपनी दिशा तय करनी होगी। इसीलिए बाबा साहब ने राजनीतिक रास्ता दिखाया, और उन्होंने कहा कि भैया, पहले उन्होंने ILP बनाई, फिर उन्होंने बाद में जाकर के एक शेड्यूल कास्ट फेडरेशन नाम से एक पार्टी बनाई, फिर एंड में जाते जाते भी हमें छोड़ते अलविदा कहते हुए भी सारे काम करते 1956 में उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का पूरा खाका तैयार कर लिया था। उसको रजिस्टर्ड नहीं करा पाए थे। अच्छा। उसका पूरा वो कर लिया था, जिसको आगे चल के कुछ लोगों ने चलाया, लेकिन बाद में सब टूट गया। तो बाबा साहब चाहते रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, मतलब क्या है इसका, जिससे अभी वो आपके महाराष्ट्र के मंत्री साहब उनका भी एक ग्रुप है। हाँ, उनका भी एक ग्रुप है। 60-70 उसके टुकड़े हो गए। रिपब्लिकन पार्टी, गणतंत्र, अपना एक उनका मजदूरों के लिए बाबा साहब ने एक रास्ता खोला, मेहनत कशों के लिए। और उन्होंने कहा था मेहनत कशी इस देश की रीढ़ की हड्डी कहते थे, और यही बात शहीद आजम भगत सिंह कहते थे। उन्होंने भी कहा था कि जब तक इस देश का मजदूर अपनी राजनीति नहीं खड़ी करेगा, तब तक उनकी व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगी। तभी उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस के हिसाब से राज सत्ता मिली, स्वतंत्रता मिली, तो सिर्फ चेहरे बदलेंगे, गोरे अंग्रेज चले जाएंगे, उनकी जगह देश के भूरे अंग्रेज। ये शब्द है, अच्छा, रिकॉर्डेड शब्द है शहीद आजम उस नौजवान के, भगत सिंह के। इसका मतलब नीयत वही रहेगी इन लोगों की।
तो मेरे को लगता है कि बाबा साहब के विचार और भगत सिंह साहब के जो विचार थे वो मिलते जुलते हैं। हाँ बिल्कुल मिलते जुलते हैं, रेवोल्यूशनरी थे, बाबा साहब भी लड़ रहे थे कॉज के लिए। हाँ। देखिए अनटचेबल कौन थे, मजदूरी तो थे ना, मजदूरी थे। इस देश का मेहनत करने वाला कौन था, अनटचेबल जिनको कहते हैं, जो आज के SC ST हैं, अछूत वो तो जिन्हें मेहनत करते हैं ना, उस समय इन्होंने अछूत बनाया हुआ था अछूत। मनुस्मृति के हिसाब से, उनके कोई अधिकार नहीं थे। तो बाबा साहब ने मजदूरों की लड़ाई लड़ी ना, जी जी। उधर शहीद आजम भगत सिंह भी लड़ रहे थे, वो भी मेहनत कशों की लड़ाई लड़ रहे थे, बिल्कुल। वो भी एक समाजवादी वतन चाहते थे। बाबा साहब ने डेमोक्रेटिक समाजवादी वतन बनाया, जो इनको हजम नहीं हो रहा। बाबा साहब ने लोकतांत्रिक, क्योंकि जो वैसा जो सोशलिस्ट कंट्रियां हैं वहां पे डेमोक्रेसी नहीं है। बाबा साहब ने कहा समाजवाद तो चाहिए मगर डेमोक्रेसी के साथ, सोशलिज्म चाहिए मगर डेमोक्रेसी के साथ। बिल्कुल। हिंदी में लोकतंत्र चाहिए, तो समाजवाद चाहिए लोकतंत्र के साथ, कि लोगों का तंत्र हो, लोग अपनी इच्छा से अपना नेता, अपनी पार्टी, अपना पक्ष, अपनी सरकार चुने। जनता की सरकार जनता के द्वारा, ये बाबा साहब का स्टेटमेंट था। बाबा की उसकी सरकार मशीन से नहीं, जो देश की सरकार मशीन से नहीं, देश की सरकार वोट काट के नहीं लोगों के, देश की सरकार ये IAS IPS इस सरकारी मशीनरी को इस्तेमाल करके नहीं, जैसे बिहार वाकई देश की सरकार, देश की जनता चुननी चाहिए, चाहे किसी को चुने। जैसा कि अभी बिहार में कितने लाखों लोगों की 60 लाख वोट काट दिए, और एक आदमी को तुमने जेल नहीं भेजा, वापस बांग्लादेश नहीं भेजा। हाँ। एक घुसपैठिया नहीं मिला, तुम्हें 60 लाख वोट काट दिए, घुसपैठिया नहीं मिला, नहीं मिला। तो 60 लाख वोट क्यों काटे भाई? क्यों काटे? मतलब आप सबको 60 लाख लोगों को आप बता रहे हो कि इस देश के वासी नहीं है, उनके वोट कैसे काट दिए? देश के वासी ने तो बाहर करो ना उनको। हाँ, तो वोट काटे ना इसीलिए कि भाई ये नहीं है, तो फिर तुमने क्यों काटे? क्यों काटे? तो इसका मतलब तुमने इसलिए काटे कि वो मेहनत करने वाले लोग, तुम्हें खतरा हो रहा था कि आज नहीं तो कल ये लोग तुम्हारे इसको सरकार को पलट देंगे, इसलिए पहले इनके वोट काट दो। तो ये सब तिकड़ा में लगा करके ये कर रहे हैं। तो इसीलिए मैंने कल जो मैं भाषण दिया वहां पर मैंने बताया कि सिर्फ अपनी ये नौकरी वोकरी और ये तनख्वाह वेतन के चक्कर में, ओवर टाइम के चक्कर मत पड़ो। इसकी लड़ाई के साथ साथ राजनीतिक लड़ाई को भी अब अपनी इस देश में मजदूर मेहनत कशों की, कामगारों की अपनी एक राजनीतिक एक पार्टी होनी चाहिए। पार्टी मत छोड़ो, भारत का संविधान पार्टी है, जरूरी नहीं है तुम्हें कोई रजिस्ट्रेशन कराना है। भारत का महान संविधान तुम्हारी राजनीतिक पार्टी है, 10 बंदे पकड़ो और चुनाव आयोग में जाके पर्चा भरो, आजाद स्वतंत्र, ये बात स्वतंत्र भरो, जरूरी नहीं है कोई पार्टी तो बाबा साहब दे गए। भारत का संविधान हमारी पार्टी है, उसमें टिकट हमारा साइन करके गए। अच्छा, आपको किसी पार्टी के वहां जाके जाने की जरूरत नहीं। लेकिन ये बातें तो सब छुपाते हैं ना, जो आप बता रहे हैं जी, ये बातें कोई उजागर करता ही नहीं है सामने, किसी के मजदूर के सामने तो ये बात ही नहीं आती है कभी, जो आप बता देते हैं लोगों को। तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि आप खुले मन से, खुले दिमाग से बातें करते हैं, आपके विचार बहुत ही सराहनीय है। देखो मैं तो दोनों की फोटो लगी है, दोनों महान आत्माओं की, जी जी, जिन्होंने अपना सर्वस्व कुर्बान किया, बिल्कुल बिल्कुल, अपनी पूरी जिंदगी तबाह कर दी। आज अगर एक आदमी को 10वीं 12वीं पढ़ ले, BA कर ले, तो सोचता है कहाँ पर मुझे नौकरी मिलेगी। 3-3 PhD लेकर के, 32 डिग्रियां लेकर के, दुनिया का सबसे विद्वान पढ़ा लिखा व्यक्ति, तो नौकरी नहीं की, संघर्ष किया हमारे लिए, इस देश के मेहनतकशों के लिए, इस देश की महिलाओं के लिए, इस देश के कमजोरों के लिए। अच्छा। यहाँ तक कि गाय बछड़ा, मैंने परसों बोला था, गाय बछड़े तक के लिए, दुधारू पशुओं के लिए, वाहक पशुओं के लिए आर्टिकल 48 में लिख के गए कि इनको मारोगे नहीं, इनका वध नहीं करोगे, काटोगे नहीं, बेचोगे नहीं। आज पता चल रहा उत्तर प्रदेश में 50% बीफ विदेशों में सप्लाई हो रहा है। और बाप रे, कितने जानवर मारते होंगे भाई। तो इसका मतलब आर्टिकल 48 का उल्लंघन है। बाबा साहब कह रहे हैं नहीं, इनका वध नहीं करोगे। देखो वो खिलाफ थे, इस चीज के खिलाफ लिख के गए कि सरकार प्रोटेक्शन करेगी उनकी, लिख के गए, लेकिन लोगों को पता नहीं है। लोगों को पता नहीं है, सही बात है। अच्छा, एक बात और थी, सवाल था कि जब बाबा साहब, देश में कांग्रेस की सरकार थी, पूरे देश में सत्ता उन्हीं के हाथ में थी, कांग्रेस की, लेकिन ये कानून मंत्री बने, फिर भी इनकी खिलाफत की जा रही थी, जबकि कानून मंत्री रहे और ये कानूनों को बना रहे थे। कानून मंत्री रहे तो कानून बना रहे थे, लेकिन उन कानूनों का उल्लंघन किया जा रहा था। इसके पीछे आप क्या कहना चाहेंगे?
नहीं, उनकी मंशा वैसी थी ना, इन्होंने बाबा साहब ने को बेवकूफ बना करके उन्होंने संविधान तो बनवा लिया, क्योंकि संविधान जरूरत थी, नहीं तो फिर दोबारा से गुलाम अंग्रेज आके बैठ जाते, क्योंकि उन्होंने 3 साल का समय दिया था। अगर 31 दिसंबर 1949 तक अगर संविधान नहीं बनता तो फिर ये इनकी गड़बड़ हो जाती है। तो कंडीशन थी ना कि आपको अपना संविधान बनाना है, तो इनके वहाँ कोई आदमी नहीं था, बाबा साहब को बुलाया। और दूसरी बात, जो पहली सरकार थी जो 1947 में जो बनी, वो सरकार इलेक्टेड नहीं थी, मनोनीत सरकार थी वो। अच्छा। और उसमें खाली कांग्रेस एक बड़ा दल था, तो इसलिए उसके पास ज्यादा कमान थी, लेकिन उसमें तमाम जो हिंदू महासभा के उसके प्रतिनिधि थे, उसमें और भी दूसरे राजे महाराजाओं के सबके प्रतिनिधि थे उसमें। और उसमें फिर बाबा साहब को भी उसमें इन्होंने मजबूरी में रखा और संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया। जी जी। क्योंकि इनके पास इतना विद्वान कानून लिखने वाला कोई था नहीं, तो इसीलिए बाबा साहब को उसमें रखा, तो बाबा साहब ने बना के दिया इनको। जी। तो जो कानून मंत्री पद का इनको विरोध ये था ना, वो अनटचेबल समाज से थे, दिमाग में तो वही घुसा भरा था ना जातिवाद का। जब आज भरा हुआ है, आज 70-80 साल बाद, जी जी जी, इतने पढ़ाई लिखाई एडवांस हो गए, दुनिया रॉबोट बना रही है और हमारे लोग गोबर लिप रहे हैं, बताओ, मूत पी रहे हैं, गोबर कर रहे हैं, कितने शर्म की बात है। दुनिया हंसी उड़ा रही है। विदेशों में जब ये देखते हैं हमारे यहाँ की घटना को तो बहुत मजाक उड़ाया जा रहा है। मजाक उड़ाया जा रहा है, ये क्या करे दुनिया का। अभी देखो उसके राष्ट्रपति को उठा के ले गया, वो जेल में राष्ट्रपति जेल में डाल दिया, राष्ट्रपति को उठा के ले, कितनी टेक्नोलॉजी कर ली, सेना फेना सब देखती रहेगी एक बड़े देश की। वो भी बड़ा देश है, पाकिस्तान से बड़ा देश है वो भी, जो वेनेजुएला, जहाँ पर वो हुआ, उसके राष्ट्रपति को ले, इसका मतलब कितनी तरक्की विज्ञान ने कर ली उनकी। देखो, और हमारे यहाँ वो गोबर मूत्र और वो आडम्बर उसमें लगे हुए हैं, कोई भी साइंटिफिक चीजें नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। ये देखो हमारा देश कितना पीछे जा रहा है छोटी विचारधारा से, तो मतलब जातिवाद को लेकर। इसीलिए तो बाबा साहब का विरोध करना उस समय कानून मंत्री तो बना दिए, मगर यही विरोध करते थे। इनको कहाँ लग रहा था कि एक अछूत इनके बराबर बैठ गया। वो आरक्षण का विरोध कर रहे थे, आरक्षण का विरोध कर रहे थे, जिनको सदियों से कुछ नहीं मिला। तो वो सब चीजें ही है कि ये सब समझने की चीजें। आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि बहुत सारी चीजें अभी धीरे धीरे लोगों को पता चले, उनके अधिकार पता चले। मैं तो वही कह रहा हूँ कि बार बार की जो आप अपने विचारों में जो बातें रखते हैं, लोगों को बताते हैं कि भाई संविधान में क्या लिखा है, बाबा साहब ने क्या अधिकार आप सबको दिया है, किसी एक समाज को नहीं, पूरे हिंदुस्तान के जितने भी धर्म है, समाज हैं, जो भी जातियां, सभी के लिए उन्होंने कानून बनाए। लेकिन लोग तो उनको गलत ठहराते हैं कि जी इन्होंने तो सिर्फ दलितों के लिए बनाए, तो दलितों के मसीहा हैं। लेकिन आप बताते हैं कि जी उन्होंने तो क्षत्रियों के लिए भी बनाया उनका, और उनकी महिलाओं के लिए भी, ब्राह्मण हो चाहे क्षत्रिय हो चाहे कोई भी। सोचो ना कि ये किस लिए तकलीफ में, ये जो लोग इसका विरोध करते हैं वो मनुवादी विचारधारा के हैं। वो चाहते हैं कि बहुमत लोग हमारे वैदिक की तरह गुलाम रहे, उनके प्रति हमारी कोई जिम्मेदारी ना हो, कोई वेतन भत्ते ना देना पड़े, सर उठा के हमारे सामने ना चले, जो दे दें वो ले लें चुपचाप। वो वही व्यवस्था चाहते हैं। और महिलाओं को गुलाम चाहते हैं कि महिलाएं बिल्कुल चूं चपड़ ना करें, कोई अधिकार ना हो। बाबा साहब ने इन्हीं दोनों बड़े वर्गों को, उन्होंने मेहनतकशों को और महिलाओं को अधिकार दिए। और जो दूसरी बात ये कि आज आप देखो महिलाएं, जो महिलाएं आज की तारीख में वो जहाज उड़ा रही हैं, विंग कमांडर बन रही हैं, पुलिस बन रही हैं, आईएएस बन रही हैं, कलेक्टर बन रही हैं, एसीपी, डीसीपी और नेता बन रही हैं, मंत्री बन रही हैं, मुख्यमंत्री बन रही हैं। तो उनको कहाँ होगा कि जो हमारी, जिसको हम पैर की जूती कहते थे, आपने सुना होगा 10 साल पहले